हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लेकर के आए हैं आज बीपीएससी टीआरई 2 का यह 17वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज इतिहास, भूगोल और भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे हम लोग। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे स्क्रीन पर पहला सवाल आ गया है। इससे पहले कि हम लोग सवाल का आंसर करना शुरू करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बीपीएससी टीआरई 2 का लगातार सीरीज आ रहा है प्रैक्टिस सेट का, जिसमें ये 17वां है। अगर आपने सभी नहीं देखा है तो जो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना है वहाँ से भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। पहला सवाल है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक की रचना की है, यह महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक है हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी ने इस पुस्तक की रचना कब की थी? जब वो इंग्लैंड से भारत जहाज से यात्रा कर रहे थे तब किए थे, या फिर महात्मा गांधी जब साबरमती आश्रम में थे तब इसकी रचना किए थे, या फिर महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तब, या फिर अंतिम है कि चंपारण का आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे थे 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान किए थे। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा, हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग भी उत्तर जो है कमेंट करके बता सकते हैं। इसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कि जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि शेरे पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से जो है बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है, या फिर लाला लाजपत राय को जाना जाता है, या फिर सरदार भगत सिंह को जाना जाता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शेरे पंजाब जो उपनाम है वो जाने जाते हैं कौन? तो वो जाने जाते हैं लाला लाजपत राय, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर होगा। बी आंसर सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है 1906 में, तो उसकी अध्यक्षता करने का श्रेय जो है वो किनको जाता है? किन्होंने उसकी अध्यक्षता की है? वो बाल गंगाधर तिलक हैं, या गोपाल कृष्ण गोखले हैं, या फिर अरविंद घोष हैं, या दादा भाई नौरोजी हैं। तो ये जो सबसे सही उत्तर है तीसरा नंबर सवाल के लिए, ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट आंसर होगा कि दादा भाई नौरोजी हैं, जो 1906 ईस्वी में जो कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे। और दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं, याद रखेंगे हम लोग। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष हैं दादा भाई नौरोजी। पहली जो स्थापना हुई 1985 में, तो 1885 में, तो 1886 ईस्वी में कांग्रेस की दूसरी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना है? उसके बाद तो गवर्नर जनरल के पोस्ट ही खत्म हो गए हैं, राष्ट्रपति का पोस्ट है, प्रधानमंत्री का। तो कौन सा जो है वो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, या फिर डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, या ये सी राजगोपालचारी जी हैं, या फिर BR अम्बेडकर हैं। तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी होगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गवर्नर जनरल थे आज़ाद भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन नंबर सी यानी सी राजगोपालचारी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि जनरल माइक ओ डायर जिन्होंने जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा करके जो है सारे लोगों को मौत की घाट उतारने दिए थे, तो इनकी हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने किए थे, या फिर नाथूराम गोडसे ने, या उधम सिंह ने, या चंद्रशेखर आज़ाद ने? तो नाथूराम गोडसे की तो बात ही नहीं कीजिए, ये तो इतना बड़ा कायर कहें हम इसे कि जिन्होंने एक भी अंग्रेजों की हत्या ना की, और हत्या की तो देश के वीर सपूत महात्मा गांधी जी की। तो ये जो है 5वां नंबर सवाल के लिए सबसे जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उधम सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि जिन्होंने जनरल ओ डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी उनकी हत्या किए थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि भारत की आज़ादी के समय, यानी जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
ये भारत की आज़ादी के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे, या JB कृपलानी हैं, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। इसका जो सबसे सही उत्तर है कि भारत की आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सबसे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो स्थापना है वो किसने किया है? SN बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया है, या CR दास अर्थात चित्तरंजन दास ने किया है, या फिर महात्मा गांधी ने किया है, या चंद्रशेखर आज़ाद ने किया है? तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा कि इंडियन लिबरल फेडरेशन के जो संस्थापक हैं, जिन्होंने स्थापना किया है इसका, वो SN बनर्जी हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे सही उत्तर है। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है? तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है उस समय जो ये थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था यहाँ, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो, तो उस समय जो ये थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चेम्बरलेन है, या फिर चर्चिल है, या क्लेमेंट एटली है, या फिर मैकडोनाल्ड हैं। तो जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 8वां नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि क्लेमेंट जो है ये चर्चिल जो है, विंस्टन चर्चिल उस वक्त भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद जो है आज़ादी के समय जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो क्लेमेंट एटली थे, जिन्होंने घोषणा पत्र भी जारी किया था कि हम 30 जून 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ये क्लेमेंट एटली का घोषणा पत्र है। आज़ादी के समय वो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो पुस्तक है और उसके रचयिता हैं, तो कौन इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा? पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, उसके बाद इंडिया इन ट्रांजिशन है, उसके बाद है ये सी में है कि वेकअप इंडिया, और डी में है ट्रांसफ़र। तो द इंडियन स्ट्रगल के जो राइटर हैं वो सुभाष चंद्र बोस हैं। इंडिया इन ट्रांजिशन के जो लेखक है वो MN रॉय हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी का 2 हो जाएगा। वेकअप इंडिया के जो लेखक हैं वो हैं एनी बेसेंट, और ट्रांसफ़र के जो लेखक है वह है VP मेनन। अर्थात अगर हम लोग सही से इस कूट को ध्यान से पूर्वक मिलाएं तो जो सबसे करेक्ट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन नंबर डी है कि A का 4, B का 2, C का 3 एंड D का 1। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10वां है या कि भारतीय सेना का जो ये था 1927 की जो बटलर कमेटी था उसका उद्देश्य क्या था? 1927 के बटलर कमेटी का उद्देश्य जो है वो भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना था, यानी उसका मॉडर्नाइजेशन करना था, या फिर भारतीय कृषि का जो है मॉडर्नाइजेशन करना था, या भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना था, या फिर भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था। इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 10वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि 1927 की बटलर कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ऑप्शन नंबर डी, यानी भारतीय सरकार जो कि उस वक्त अंग्रेजों की सरकार थी तथा देशी राज्यों के बीच जो है संबंध को थोड़ा सा सुधारने का उन्होंने प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, कह रहा है कि कथन और ये जो है उसको कथन है दोनों का, और उसका व्याख्या करना है। कौन कौन सा कथन है? कथन 1 है कि कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, और दूसरा कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस घटना को कहते हैं? तो 4-5 जो घटनाएं हैं, महापरिनिर्वाण जो घटना है वो कहलाता है ये जो महात्मा बुद्ध की जो अंतिम सांस लिए हैं, यानी जो उसे अगर आम भाषा में कहें तो जो देहांत हुआ है उनका, उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है महाभिनिष्क्रमण है, जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। और एक है धर्म चक्र परिवर्तन, जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था तो वो धर्म चक्र परिवर्तन है। यहाँ दोनों कथन क्या है? पहला है कि कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, और दूसरा है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है। तो करेक्ट क्या है? तो ये दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो एक ही व्याख्या करता है, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। इसलिए जो है 11वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि
बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ है उसकी अध्यक्षता जो करने का श्रेय जाता है महाकश्यप है, धर्मसेन है, अजातशत्रु है या फिर नागसेन है। तो जो 12वां नंबर क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए है कि महाकश्यप ने किया था, यानी ए सबसे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बौद्ध संगीतियाँ जो 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ हुई है तो ये कूट और कालाक्रम मिलाना है, पहला कब, दूसरा, तीसरा, चौथा है। तो अगर हम लोग समय के हिसाब से कालाक्रम देखें तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई है वह कब हुआ है? तो पहली बौद्ध संगीति जो है यह हुआ है ये राजगृह में, यानी ऑप्शन नंबर ए ये दूसरा 1 नंबर पर होगा। दूसरी बौद्ध संगीति जो हुआ है वो वैशाली में हुआ है, दूसरा 2 नंबर पे होगा। तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई है वह कब हुआ है? तो तीसरी बौद्ध संगीति जो हुआ है वह हुआ है ये पाटलिपुत्र में, और चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ है वह कुंडलवन कश्मीर में। तो यानी इस तरह से अगर कूट मिलाए तो दूसरा पहले आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आएगा 4 और फिर 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 जो कि ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग था, और ये मिस टाइपिंग की वजह से डी तो आया नहीं है। तो 2 1 4 3 जो है इसका कूट मिल रहा है, डी को हम लोग सही कहेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 14वां नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय, फिर चतुर्थ। तो हम लोग अभी पीछे देखे हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो ये कहाँ हुआ? तो राजगीर में। दूसरा कहाँ हुआ? वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ हुआ? कुंडलवन में, कश्मीर में। कौन कौन अध्यक्षता किए हैं? तो प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है महाकश्यप किए हैं, द्वितीय की अध्यक्षता सबकामी, तृतीय की अध्यक्षता जो है मोगलपित और ये जो है, और चौथा की अध्यक्षता वसुमित्र, यानी 1 का A, B का 2, C का 3 जो है यह सीरियली जो है कनेक्टेड है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है वो सबसे सही उत्तर है कि 1 का A, B का 2 और C का 3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे स्क्रीन पर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 14 के बाद जो 15वां नंबर सवाल है कि रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता था? रामानुज के अनुयायी को शैव कहा जाता था, वैष्णव कहा जाता था, या फिर अद्वैतवाद या अवधूत कहा जाता था? तो इसका जो सबसे सही उत्तर होगा 15वां नंबर क्वेश्चन के लिए वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि रामानुज के जो अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे, उनको जो है वैष्णव के नाम से जाना जाता है। बी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला है कि किस इतिहासकार ने अकबर के द्वारा जो प्रतिपादित दीन इलाही अकबर ने जो चलाया था, तो किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म का नाम दिया है? या अबू फजल ने दिया है, या फिर अब्दुल कादिर बदायूनी ने दिया है, या निजामुद्दीन अहमद ने दिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो दीन इलाही को एक धर्म विशेष का नाम जो देने का काम किया है, ये कौन किए हैं? इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि यह जो दिया है यह अबुल फजल ने यह दिया है, जो दीन इलाही को एक नया धर्म बताया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि अनवारे सुहैली जो है, अनवारे सुहैली यह कौन से ग्रंथ का अनुवाद किया हुआ नाम है? पंचतंत्र का अनुवादित नाम है, या फिर महाभारत का अनुवादित नाम है, या फिर रामायण का, या सूर सागर का? तो इसका सबसे जो करेक्ट आंसर होगा अनवारे सुहैली जो नाम है यह पंचतंत्र का जो अनुवादित किया हुआ नाम है वो है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम लोग आ गए हैं अब भूगोल की सवाल की तरफ। तो हम अब फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस सवाल को करने से पहले आप प्लीज़ एक बार अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही साथ अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर, उसको देखते हैं हम लोग। सवाल क्या कह रहा है कि शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने जो है देखा था? या गैलीलियो ने देखा था, या कोपरनिकस ने, या टॉलमी ने, या फिर केपलर ने? तो 18वां नंबर क्वेश्चन का सबसे जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ही है कि शनि ग्रह को जो सबसे पहले जो देखा है वह गैलीलियो ने देखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
अगला सवाल क्या कह रहा है, तो 19वां नंबर सवाल है कि सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला यानी लोअर डेंसिटी वाला जो है प्लेनेट कौन सा है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, लोअर डेंसिटी का प्लेनेट जो है, या अरुण है या वरुण है, पृथ्वी है या फिर शनि है। तो इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा, इस सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा 19वां नंबर क्वेश्चन के लिए कि लोअर डेंसिटी वाला जो घनत्व है वह लोअर डेंसिटी वाला जो प्लेनेट है, ग्रह है, वह है ऑप्शन नंबर डी यानी शनि ग्रह जो है वो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, क्रस्ट को कहा जाता है या फिर मेंटल को कहा जाता है या कोर को, इनमें से कौन जो है सही उत्तर होगा। वाइट ऑफ द अर्थ के नाम से किसे जाना जाता है जी, इस सवाल का सबसे सही जवाब क्या होगा, तो इस क्वेश्चन के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा, जो लोग भी इसका ऑप्शन 20वां नंबर सवाल के लिए ऑप्शन नंबर बी आंसर करेंगे उन लोग का आंसर सही होगा कि वाइट ऑफ द अर्थ जो है यह मेंटल को कहा जाता है। 21वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि भूपर पट्टी पर पाए जाने वाले जो विभिन्न तत्व हैं उनकी मात्रा का सही अवरोही क्रम कौन सा है। भूपर पट्टी पर जो भी तत्व पाए जाते हैं जैसे ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, तो कौन सी तत्व जो है वो किस मात्रा में पाया जाता है और इस मात्रा के आधार पर उसका सही क्रम अवरोही क्रम क्या है, यानी सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर कम जो है इसका सबसे करेक्ट अवरोही क्रम जो है वो कौन सा है। तो 21वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे करेक्ट अवरोही क्रम होगा वो है ऑप्शन नंबर डी यानी सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है लोहा, फिर सिलिकॉन, फिर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर अंत में लोहा, यानी डी जो है सबसे सही जवाब है जी। 22वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, कितना किलोमीटर जो है 1 डिग्री अक्षांश, या 11 किलोमीटर के बराबर होता है, या फिर 111 किलोमीटर के बराबर होता है, 21 किलोमीटर या 121, कौन सा आंसर जो है सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। तो धरातल पर जो 1 डिग्री अक्षांश है वो लगभग 111 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है। हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है रेडियस ऑफ द अर्थ वो कितना है 6371 किलोमीटर है रेडियस, और फिर हम लोग जो है उसको 180 डिग्री देशांतर से पहले पृथ्वी का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर 180 डिग्री जो अक्षांश रेखाएं हैं 90 उत्तरी अक्षांश में और 90 दक्षिणी अक्षांश में, तो ये टोटल 180 डिग्री अक्षांश से हम लोग डिवाइड करके और दूरी निकालते हैं, तो जो लगभग दूरी आता है वो 111 किलोमीटर, 1 डिग्री अक्षांश 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला सवाल है कि देशांतर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है। तो एक देशांतर से जो दूसरे देशांतर के बीच का समय अंतराल है लगभग जो है 4 मिनट का है, 1 घंटा का है, 15 मिनट का है या 12 मिनट का है। तो हम देशांतर जो है यह वर्टिकल लाइन जो है ऊर्ध्वाधर रेखा ग्लोब के चारों ओर, ये देशांतर के नाम से जाना जाता है। 1 डिग्री देशांतर, पृथ्वी 1 घंटा में जो है वो 15 डिग्री देशांतर को पार करता है। तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में जो समय लगेगा मैथमेटिकली अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो वो लगभग 4 मिनट का समय लगता है, जब पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार कर जाता है। समय का जो ज्ञान होता है वो समय का ज्ञान देशांतर से ही होता है। हम लोग याद रखेंगे 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर और 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर 24वां नंबर सवाल है कि मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। मकर रेखा किसको कहते हैं, तो मकर रेखा तो हम सभी जानते हैं कि 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, 23.5 डिग्री दक्षिणी साउथ में जो है जो रेखा है अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा है उसको हम लोग जानते हैं मकर रेखा के नाम से। और मकर रेखा जो है किस देश से होकर के नहीं गुजरता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरता जैसे दक्षिण अफ्रीका है, अर्जेंटीना है, चिली है और फिलीपींस है। इसका जो सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है कि फिलीपींस से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है। और भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो इसके विपरीत जो कर्क रेखा है वो भारत से होकर के गुजरती है, याद रखेंगे। अगला सवाल है 25वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किन देश के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन कौन से देश के समूह से, भूमध्य रेखा किसको कहते हैं,
इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। कितना डिग्री को? 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को जो है वो भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये इक्वेटर जो है वो किन देशों के समूह से गुजरती है? ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया, या फिर कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया है। ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया है। वेनेजुएला, इथोपिया और इंडोनेशिया है। तो इसको जो है 0 डिग्री जो इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश। 25वां नंबर सवाल, इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है कि कोलंबिया है, केन्या है और इंडोनेशिया है। भारत से होकर के याद रखेंगे भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। कौन रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, क्योंकि भारत की जो स्थिति है स्थल रूप से 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से शुरू होता है, और जो ये है जलीय रूप से वो 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से शुरू होता है, अर्थात भारत से होकर के भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। 26वां नंबर सवाल है कि वायुमंडल के किस सतह में तापमान का उतार चढ़ाव अधिक नहीं होता है? तो ये समताप मंडल में नहीं होता है, या क्षोभ मंडल में नहीं होता है, या बाह्य मंडल में नहीं होता है, या फिर ताप मंडल में नहीं होता है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि जो सबसे अधिक तापमान का उतार चढ़ाव जो नहीं होता है वह नहीं होता है किसमें? वह जो नहीं होता है वो ऑप्शन नंबर ए है कि समताप मंडल में तापमान का ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। 27वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित भारतीय संविधान में, अब भारतीय संविधान के प्रश्न आ गए हैं, तो हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि भारतीय संविधान के जो प्रश्न हैं हम लोग एक एक करके देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न किस प्रकार के बनने के चांसेज रहते हैं। आप अगर चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले अपडेट आप तक पहुँचे। और अगर आप इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि आपकी तैयारी जैसे हुई है उसी तरह से आपके दोस्तों की भी तैयारी हो सके। 27वां नंबर सवाल क्या कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पर विचार कहाँ से लिया गया है? जो मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं यह मूल संविधान का नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य निहित नहीं था। मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो संविधान संशोधन के द्वारा जो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है यह कहाँ से लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, या फिर ब्रिटिश संविधान से, या रसिया के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से? तो यह जो लिया गया है यह रूस के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 28वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? तो भारतीय संविधान के भाग 1 में जो वर्णन है वह संघ एवं राज्य क्षेत्र का है, या नागरिकता का है, या मूल अधिकार का है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का है? तो अगर हम लोग इस पर ध्यान दें 28वां नंबर सवाल पर, तो जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का जिक्र है, 2 में नागरिकता का जिक्र है, 3 में मूल अधिकार का जिक्र है, और 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है, और 4A में जो है वह मूल कर्तव्य का जिक्र है। याद रखिएगा, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मूल कर्तव्य और मूल अधिकार, 4 में नीति निर्देशक तत्व, और इसमें राज्य के जो है 5 में मूल कर्तव्य का जिक्र है। 29वां नंबर सवाल है कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बताता है? तो अभी हम लोग इस पर पीछे चर्चा किए हैं कि भारत के संविधान का जो भाग 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 3 जो है वो मूलभूत अधिकार को बताता है, नागरिकता को भाग 2 बताता है, और मूल कर्तव्य को भाग 4A बताता है, या 4 का हिंदी में क कहेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30वां नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और फिर अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब SC और ST के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान है? या अनुच्छेद 365 में है, या 75 में, या 315 में, या 335 में? तो इस 30वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि यह अनुच्छेद 335 में इस बात पर जिक्र किया गया है। अगला सवाल है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद में जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में जो है वो अनुच्छेद करना है, वो तो अनुच्छेद है 36 से 51 के बीच। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। तो उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में कौन सा संबंधित है? तो वो संबंधित जो है 31वां नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कि अनुच्छेद 51 जो है वो इससे संबंधित है। 32वां नंबर सवाल है
कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है। तो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग हैं उसमें दो समुदाय को जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को जो है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत किया जाना है। कितना सदस्य को? 2 सदस्य को। तो यह कौन से अनुच्छेद में है? तो ये जो बात शामिल है यह अनुच्छेद 331 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। हम भारत के लोग से जो अर्थ निकलता है कि भारतीय गणराज्य की प्रभुत्ता जनता में निहित है, भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है, भारतीय संविधान जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, या फिर भारतीय संविधान जो है जनता के सहमति पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 33वां नंबर सवाल के लिए ऑप्शन नंबर भारत की जो भारतीय गणराज्य की संप्रभुत्ता है वो जनता में निहित है। भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता के जो ये है उसके द्वारा हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार हम भारत के लोग जो है मतलब भारत एक है, कौन सा देश है? तो मूलभूत जो भारतीय संविधान था उसके अनुसार भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। उसमें जो है सब अलग से ऐड किए गए हैं तो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यानी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है वो अलग से ऐड किए गए हैं, जो कि संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 2 शब्द जो है ऐड हुए हैं। तो मूलभूत जो संविधान है वो प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो यह भारतीय संविधान में सबसे पहले जो संशोधन हुआ है उसके द्वारा जोड़ा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इस प्रकार जो है आज हम लोग 17वां प्रैक्टिस सेट का जो महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन का हम सीरीज लेकर के आते हैं उसको कंप्लीट किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग बेहतर तैयारी कर सके। साथ ही साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले दिन अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।